15 मिनट रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 हमने रिवाइज कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज। इस 15 मिनट रिवीजन सीरीज में आपके हर चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को क्लियर किया जा रहा है, तो इन कंसेप्ट्स को साथ साथ अच्छे से क्लियर करो, बाद के लिए मत छोड़ना वरना प्रॉब्लम होगी। अब ये लास्ट टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आज हम शुरू करते हैं नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 2। हम स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के बाद आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 2 पे। दैट इज बेसिक जो है वो कंसेप्ट समझाए जाएंगे आपको नेशनल इनकम के, जिसके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट में फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की। इस टॉपिक से आई होप सब क्लियर हैं। फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, ट्रांसफर इनकम क्या होती हैं, किनको डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में लिया जाता है, किनको नहीं लिया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, factor income are those income which are received by providing factor services। जो इनकम बदले में कुछ देने से फिर ली जाती है। मतलब कि अगर हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चारों फैक्टर इनकम नहीं है, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज अगर आप किसी को देते हैं तो बदले में क्या मिलता है आपको? लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर कॉल्ड फैक्टरिंग। आप सर्विस दे रहे हैं तभी आपको मिल रही है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है बिना कोई सर्विसेज दिए भी आपको मिल जाती हैं। आपको जरूरत नहीं है कोई सर्विसेज देने की। जैसे कि आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ना, किसी को चैरिटी मिल रही है, डोनेशन मिल रही है, कंट्री को ग्रांट्स मिल रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। मतलब तो ये सारी जो पैसे मिल रहे हैं आपको इनकम्स, इनमें कोई सर्विसेज हम लोग नहीं देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड यूनिलैटरल या अनरिक्वेस्टेड इनकम, वन साइडेड इनकम और ट्रांसफर इनकम। सोचो, जिन इनकम में कोई सर्विस हमने दी नहीं है, कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है, उन इनकम को नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में क्यों ही लिया जाएगा? इसलिए बोलते हैं फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, बट ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है। फैक्टर इनकम रिसीव कौन करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ट्रांसफर इनकम हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, या फिर गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट भी रिसिपेंट हो सकती है ट्रांसफर इनकम की, बट फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इस टॉपिक को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि यहां से बन सकते हैं आपके इंडायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि आपको इस सीरीज के अंदर, रिवीजन सीरीज के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से इंडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को ध्यान से समझा है तो ही आप टॉपिक्स या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के कर पाएंगे अच्छे से। तो समझिए कंसेप्ट्स को। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं, मैं आपको ना दोनों के डिफरेंशिएट में आपको 4 पॉइंट बताऊंगा ऐसे, जिससे आप हमेशा समझ जाओगे कि ये फाइनल है इंटरमीडिएट। 4 पॉइंट, बस 4 पॉइंट को सुन लो, रिवीजन होगी इस टॉपिक की। सबसे पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए जहां भी आपको लगे कि यार ये चीज हो रही है, समझ जाना इंटरमीडिएट गुड है। एक तो ये कि जो गुड सेम ईयर में रीसेल हो सकती हो या रीसेल हो रही हो, रीसेल विद इन द सेम ईयर, वो हमेशा इंटरमीडिएट होगी, चाहे वो फुली प्रोड्यूस क्यों ना हो। जैसे कि मैंने बोला मशीन, वो मशीन तो फाइनल होती है, लेकिन अगर मशीन को उसी ईयर में जिस ईयर में परचेज किया उसी में वापस रीसेल किया जा रहा है तो वो फाइनल नहीं है, वो इंटरमीडिएट है। जिन गुड्स को सेम ईयर में रीसेल किया जा रहा हो इंटरमीडिएट होंगी, ये भूलना मत। दूसरा पॉइंट इंटरमीडिएट के लिए ये है कि वो हम हमेशा बोलेंगे कि ये अभी अभी पूरी प्रोड्यूस नहीं हुई है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। ये सारी बातें मैच नहीं करनी है आपको, कोई भी एक बात हो सकती है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। देखो मशीन तो फाइनल थी, उसमें कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, फिर भी इंटरमीडिएट थी ना, तो सारे फीचर ऐड नहीं होंगे, कोई भी एक हो सकता है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड। कोई भी रॉ मटेरियल है उसमें वैल्यू भी ऐड होगी तभी तो इंटरमीडिएट है, वो फाइनल बना ही है अभी। या फिर हम बोले कि वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, प्रोडक्शन के लिए उसे यूज किया जाएगा एक बार बस, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। मशीन को बार बार यूज किया जाता है प्रोडक्शन, वो सिंगल यूज नहीं है। रॉ मटेरियल इज इंटरमीडिएट, क्योंकि वो सिंगल यूज है, यूज किया और खत्म हो जाता है। तो इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं
रीसेल हो सकती है सेम ईयर में, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, और उनकी लाइफ ध्यान देना हमेशा लेस देन 1 ईयर होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट की लाइफ एट द ईयर एंड के बाद हो जाए। स्टॉक में कुछ भी पड़े, कोल कोल पड़ा आपके पास, फर्म के पास कोल, कोल तो रॉ मटेरियल है, उसको 1 साल हो गया, कोल एट द ईयर एंड, उसको मैं इंटरमीडिएट नहीं बोलूंगा, ईयर एंड के बाद वो बन जाती है फाइनल, तो लेस देन 1 ईयर उनकी लाइफ है। ये सारी चीजें आप देखा करो, फिर बोला करो इंटरमीडिएट है फाइनल है। मैं आपसे ना एग्जांपल पूछता हूं कुछ, तो आपको समझ में आएगा। मैंने पूछा पेपर परचेज बाय लॉयर इन द ऑफिस, पेपर परचेज करे लॉयर अपने ऑफिस के अंदर, तो पेपर इज इंटरमीडिएट, उससे कुछ करेगा सर्विस, फिर आगे देगा किसी को। बट प्रिंटर परचेज बाय लॉयर इन द ऑफिस, प्रिंटर इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ध्यान देना, जो भी गुड्स आपको लग रही हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से हैं, वो इंटरमीडिएट नहीं है, वो हमेशा फाइनल है। देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि जिन गुड्स से हम आगे सर्विसेज दे रहे हैं वो इंटरमीडिएट है। यार, अगर स्कूल ने बस परचेज की है तो बस से भी तो आगे सर्विस देते हैं, वो इंटरमीडिएट थोड़ी है। जो गुड्स की लाइफ मोर देन 1 ईयर है, एज इन्वेस्टमेंट यूज हो रही है, वो इंटरमीडिएट नहीं है, वो फाइनल है। स्कूल बस परचेज बाय स्कूल, प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, मशीन परचेज बाय फर्म, रीसेल नहीं कर रही है तो फाइनल है। मशीन परचेज बाय मशीन डीलर, वो उसको बेचेगा, वो इंटरमीडिएट है। तो मेरी बातों पे ध्यान दो, ये 3-4 फीचर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कौन सी गुड्स की वैल्यू को आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे, किसको नहीं करोगे, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हमेशा नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाएगा। इंटरमीडिएट की वैल्यू को, गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में नहीं काउंट करते, क्योंकि वो और बनेंगे। इस पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अभी करा देता हूं, क्योंकि बाद का कोई चक्कर नहीं है। अभी कर लोगे तो बेटर रहेगा, आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन अभी करा देता हूं आपको। इसके अलावा इसमें एक और चीज भी, पहले वो समझ लो। फाइनल गुड्स जो हो सकती हैं हमारे पास, वो 2 तरह की हो सकती हैं। फाइनल गुड्स 2 तरह की हो सकती हैं, एक कंजम्पशन गुड्स, एक कैपिटल गुड्स। ध्यान देना, प्रोड्यूसर के पास ना 2 तरह की गुड्स होती हैं। एक होती है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, जो रॉ मटेरियल ही है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो रॉ मटेरियल ही है। और एक होती है कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब इन्वेस्टमेंट पर्पस से हैं, ये कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स है। तो प्रोड्यूसर के पास दोनों हो सकती हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट भी और फाइनल भी। हम सभी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, पर सभी प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास तो इंटरमीडिएट में है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना। कंजम्पशन गुड जो कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूमर हमेशा 4 तरह के गुड सर्विस यूज करता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। आपके घर के अंदर क्या 1 साल से ज्यादा? टीवी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब क्या है 1 ईयर से ज्यादा, कार है, मोटरसाइकिल है। जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है वो सेमी ड्यूरेबल है, क्लोथ्स है, क्रोकरी है, शूज है, ये सब सेमी ड्यूरेबल है। जिनकी लाइफ यूज किया और खत्म, जैसे कि किचन के अंदर आपका ऑयल है, ब्रेड है, बटर है, ये सब क्या है नॉन ड्यूरेबल। सर्विस मतलब आप टीचिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस ले रहे हो, एजुकेशन के अलावा हेल्थ सर्विस ले रहे हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हो, ये सब सर्विसेज है। तो कंज्यूमर 4 तरह के गुड्स यूज करता है, इन्हें बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स इज ओनली फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट, टूल। कैपिटल गुड्स के अलावा प्रोड्यूसर के पास क्या है? इंटरमीडिएट, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को ही बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, इनको माइनस करते हैं क्योंकि बन के तैयार नहीं। तो प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह की है, सिंगल यूज और कैपिटल। मैं बता दिया आपको। ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट, सॉरी, आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ध्यान देना, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास 2 तरह के गुड्स हैं, इंटरमीडिएट भी है उसके पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपको ये पूछते हैं, मैंने कहा था इंटरमीडिएट के और फाइनल के कुछ क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अगर आपसे ये पूछते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास पॉइंट है, अगर स्कूल के अंदर आपके चौक और डस्टर यूज हो रहे हैं, आप मुझे बता दो कि ये कौन सी गुड्स है, इंटरमीडिएट या फाइनल? चौक और डस्टर। अब सोचो, चौक डस्टर क्या मोर देन 1 ईयर चलेंगे? नहीं, इनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है।
इनको चौक को आप लिखोगे बोर्ड पे खत्म हो जाएगा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है। तो इसको भाई फाइनल गुड्स मत बोला करो, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, नॉट फाइनल। फाइनल गुड्स क्या होंगी, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से मोर देन 1 ईयर के लाइफ के लिए लगाई गई हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स या फिर फाइनल गुड्स। तो इसको इंटरमीडिएट बोलना, इस तरह से करना है, ठीक है। ग्रोसरी शॉप पे एक शॉपकीपर शुगर बेच रहा है, तो शुगर जो है इज इंटरमीडिएट क्योंकि उसको रीसेल किया जा रहा है। मोबाइल डीलर मोबाइल्स बेच रहा है, तो वो इंटरमीडिएट है क्योंकि उसको रीसेल किया जा रहा है। तो जिन गुड्स से फर्दर प्रोडक्शन होता हो वो दो गुड्स हो सकती हैं, कैपिटल भी और इंटरमीडिएट भी। आपको चेक करनी है फिर उसकी लाइफ कितनी है, या सिंगल यूज है वो, या वो ड्यूरेबल है, ये ध्यान देना, तभी आंसर आप जज कर पाओगे, वरना जज नहीं कर पाओगे। उसके अलावा हमारे पास इस टॉपिक के अलावा एक क्वेश्चन टॉपिक आता है हमारे पास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा हम ये बोलते हैं, जो हम टोटल वैल्यू ऑफ एसेट की बात करते हैं, टोटल वैल्यू, एक्चुअल नहीं, टोटल एडिशन मेड टू कैपिटल गुड, टोटल एडिशन। आज आपने मशीन खरीदी एक 5 लाख रुपए की, टोटल वैल्यू 5 लाख रुपए, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू 5 लाख नहीं रहेगी क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो डेप्रीशिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको टोटल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, उसको टोटल वैल्यू नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू। तो जब भी एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही हो, वो आपकी हमेशा नेट वैल्यू है, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट है। कोई आपसे पूछे क्या फर्क है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में, आप बोलना कि ग्रॉस वैल्यू वो है जो आज मशीन की मार्केट वैल्यू है। आफ्टर सम टाइम पीरियड जब मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी आफ्टर वेयर एंड टीयर, गुड्स को यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वैल्यू बचेगी वो नेट वैल्यू होगी, वो एक्चुअल वैल्यू होगी, वो नेट इन्वेस्टमेंट रही जाएगी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक चीज का फर्क है, दैट इज डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन के 3 नाम न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अच्छे से आने चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। डेप्रीशिएशन के रीजंस भी होते हैं। सबसे पहला वेयर एंड टियर, नॉर्मल टूट फूट होती है प्रोडक्शन करते करते। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ मशीन डेप्रिशिएट होती है, वो पैसेज ऑफ टाइम। तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, हमें पता है कि आने वाले समय के अंदर टेक्नोलॉजी बदलाव होगा, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी मशीन अगर पुरानी टेक्नोलॉजी की हो गई है तो वो डेप्रिशिएट होगी, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड रीजन नहीं है डेप्रिशिएशन, वो जो अनएक्सपेक्टेड है वो तो होगा ही, ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में किसका फर्क है बेटा जी? डेप्रीशिएशन का। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया नेशनल इनकम के लिए। डेप्रीशिएशन होता क्या है? वेयर एंड टियर, टूट फूट, मशीन की वैल्यू कम हो जाना, या तो टाइम के साथ साथ, या टूट फूट से, या आने वाली टेक्नोलॉजी बदलाव होगा उसकी वजह से। डेप्रीशिएशन के 3 नाम याद कर लो, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, और एक और नाम भी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। उसके बाद आता है आपके पास व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि जो भी टैक्स, एक लाइन में टिप्स वाला याद करने की चीज, जो भी टैक्स, ध्यान देना ये रट्टा नहीं है, ये कंसेप्ट है, जो भी टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगते हैं ना, आंख बंद करके सोच लेना वो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट हो ही नहीं सकते। जो भी टैक्स गुड्स और सर्विस पे, मैं नाम लूंगा बहुत सारे, आप नोट करना कि वो टैक्स गुड्स सर्विस पे ही है कि नहीं है। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, all are imposed by government on consumption, production of goods and जो भी टैक्स गुड सर्विस पे लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स। देखो इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। वेल्थ टैक्स वेल्थ पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है ना। तो 5-6 हैं जो भी टैक्स गुड सर्विस पे लगेंगे, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड जीएसटी, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अब गवर्नमेंट किस पे लगाती है इनडायरेक्ट टैक्स? ऑब्वियस प्रोड्यूसर्स को भरना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स।
लेकिन प्रोड्यूसर टैक्स भरता है मान लिया, तो कभी कभी गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस, डिस्काउंट्स ऑन रॉ मटेरियल्स। तो अगर प्रोड्यूसर के ऊपर 1 लाख का इंडायरेक्ट टैक्स लग गया और गवर्नमेंट ने उसको 20,000 की सब्सिडी दे दी, तो उसने कितना भरा? नेट। नेट कितना भरा? 80,000। तो 80,000 इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स? तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये था आपका टॉपिक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो भी टैक्स गुड सर्विस पे लगते हैं। आईटी न्यूमेरिकल में नहीं मिल रहा आपको, तो नाम लिखे हुए सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सब आपको दिखेंगे। वैट, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आपसे पूछते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है, चैप्टर नंबर 3 में आएगा वैसे, तो मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आप परचेज करोगे तो मार्केट प्राइस पे परचेज करोगे, और मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा। उसको हटा दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो जो बचेगा आपके पास वो होगा फैक्टर कॉस्ट। अदर देन द टैक्स, जो खर्चा है वो फैक्टर कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला बन गया, एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। एमपी क्या है? मार्केट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। अब लास्ट है एनएफआईए। क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम तो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट टॉपिक। अगर फैक्टर इनकम अब्रॉड से आ रही है तो क्या बोलोगे उसको आप? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर भाई रेंट आ रहा है अब्रॉड से, वेजेस आ रहे हैं अब्रॉड से, इंटरेस्ट आ रहा है अब्रॉड से, प्रॉफिट आ रहा है अब्रॉड से, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। आप अब्रॉड वालों से ले सकते हो, अब्रॉड वालों को दे नहीं सकते? दे भी सकते हैं। उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से अगर हम माइनस कर दें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो जो बचता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकाला? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि एनएफआईए जो है वो क्या जीरो हो सकता है? यस। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है टू अब्रॉड के बराबर है तो एनएफआईए जीरो आएगा। ये पॉजिटिव भी आ सकता है अगर फ्रॉम ज्यादा है, तो नेगेटिव भी आ सकता है अगर फ्रॉम कम है, टू ज्यादा है, तो तीनों हो सकता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया था, एनएफआईए की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? एनएफआईए की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दोगे तो आपको नेशनल इनकम मिलेगी। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो डोमेस्टिक इनकम जो टेरिटरी के अंदर की इनकम है, उसमें अब्रॉड की इनकम भी जोड़ दी। ध्यान रखना कौन से वाली? फैक्टर वाली। ट्रांसफर नहीं जोड़ते। नेट करंट ट्रांसफर कभी नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो। डोमेस्टिक में फैक्टर इनकम ऐड होगी नेट वाली, फिर आएगी नेशनल। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में ये बहुत बहुत काम आता है और बच्चों को याद ही नहीं होता। एनएफआईए ना हो, निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन कंपोनेंट्स नहीं पता। कंपोनेंट से भी एनएफआई निकल सकता है क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन अगर आ गया तो 3 कंपोनेंट काम आएंगे। एनएफआईए के 3 कंपोनेंट्स हैं, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से क्या आता है? रेंट आता है। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, और नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। ये 3 कंपोनेंट रट लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल होगा ही होगा। ठीक है। अब बचता है लास्ट टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? ध्यान से सुनना, जितनी भी गुड्स, बिल्डिंग्स, एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी इंडिया के अंदर अंदर आती है, द पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी ऑब्वियस। बट कुछ एसेट्स, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ द कंट्री हमारी हैं, फिर भी हमारी टेरिटरी का पार्ट है। 3 चीजें याद रखो, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, इंडिया के जो डिप्लोमेट होते हैं, ऑफिस एम्बेसी के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनके ऑफिस अगर अब्रॉड में, द पार्ट ऑफ टेरिटरी। मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, एम्बेसी, डिप्लोमेट की ऑफिस, किसी भी देश में हो, वर्ल्ड में कहीं भी हो, इज अ पार्ट ऑफ आर्ट। ऐसे उनके एम्बेसी इंडिया में है, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उनके मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट इंडिया में, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उनके डिप्लोमेट की ऑफिस हमारी कंट्री में, हमारी टेरिटरी का। बाकी कुछ भी दूसरे देश में है, हमारा भी क्यों ना हो, वो जिनके देश में है उनकी टेरिटरी का पार्ट, एक्सेप्ट एम्बेसी, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट और डिप्लोमेट। इसके अलावा टॉपिक में कुछ भी नहीं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, ढंग से करना। चैप्टर नंबर 2 हमने रिवाइज कर लिया, इसको बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूं साथ साथ कर लोगे तो फायदे में रहोगे, पोस्टपोन करोगे नुकसान में रहोगे। चैप्टर नंबर 2 रिवाइज हो गया, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, कम मार्क के चैप्टर हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो न्यूमेरिकल आपके शुरू हो जाएंगे, जो 6 मार्क का 4 मार्क का न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आ सकता है, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसकी क्लास थोड़ी मैं लंबी लूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स 15 मिनट में नहीं हो सकते। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, उसे रिवाइज करेंगे। इतना ही करेंगे आज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।